हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी, जो कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसकी जो यूनिट 5 है उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ एक डिजीज जो है वो डिस्कस करी थी, जो कि है मेनिंजाइटिस। एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो टाइफाइड डिजीज है इसे कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो कोई भी डिजीज अगर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जैसे टाइफाइड डिजीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले टाइफाइड होता क्या है इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। देन इसकी ईटियोलॉजी, मतलब इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, किन किन कारणों की वजह से टाइफाइड बीमारी होती है वो हम लोग जानेंगे। देन थर्ड पॉइंट आता है इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये डिजीज जो है वो होती है किस तरीके से, वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद में आते हैं कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। देन इस बीमारी से हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती है वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कोई भी बीमारी है उसे डायग्नोज किस तरीके से करा जाता है, मतलब ये कैसे पता लगाया जाता है कि यही पर्टिकुलर बीमारी जो है वो हमारे शरीर के अंदर हुई है। तो मतलब डायग्नोसिस किस तरीके से होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट जो है, मतलब उस बीमारी को ठीक किस तरीके से किया जाता है। एंड अगर किसी भी डिजीज़ के अलग अलग टाइप्स होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हेपेटाइटिस जो है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी इस तरीके से। तो टाइफाइड के टाइप्स नहीं है तो वो चीज़ हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी भी डिजीज़ के अंदर कुछ टाइप्स आते हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड बीमारी जो है इसके अंदर ये सारे के सारे सब पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टाइफाइड जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब टाइफाइड जो बीमारी है वो होती क्या है। तो टाइफाइड जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से होता है। ठीक है, किसी भी तरह का हम लोग खाना खाते हैं या फिर पानी जो हम पीते हैं, अगर वो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से इन्फेक्टेड होता है, उसे अगर हम हमारी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से जो है टाइफाइड फीवर या फिर एंट्रिक फीवर भी इसे कहा जाता है, तो ये बॉडी के अंदर होता है। तो सिंपली टाइफाइड क्या हो गया, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जो कि बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से होता है। एंड किस तरीके से होता है, कोई भी खाना या फिर पानी जो है वो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से इन्फेक्टेड होता है, वो ह्यूमंस इंजेस्ट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये टाइफाइड बीमारी जो है वो होती है। अब जो ये साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है ये बैक्टीरिया मेनली हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है या फिर ब्लड के अंदर मिलता है। ठीक है, एंड ये जो बीमारी है टाइफाइड, ये जो है मेनली ह्यूमंस के अंदर ही होती है, एनिमल्स के अंदर ये बीमारी देखने को नहीं मिलती है, ह्यूमंस के अंदर होती है। ह्यूमंस से ह्यूमंस के अंदर ये बीमारी जो है वो ट्रांसमिट होती है। नाउ जो टाइफाइड बीमारी है वो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसमिट किस तरीके से होती है, तो जो फीसेस होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, जो फीसेस होते हैं मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, अगर कोई दूसरा हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से जो टाइफाइड फीवर होता है। नाउ सबसे फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा कॉजेज या फिर ईटियोलॉजी ऑफ टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है वो किसी के बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है, उसके क्या कारण होते हैं। तो जब कोई भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग फूड या फिर वाटर जो कि कंटामिनेटेड है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया से, उसे इंजेस्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से जो है टाइफाइड फीवर उसके अंदर होता है। अब जो ये टाइफाइड फीवर है नॉर्मली किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली जो इंडिविजुअल्स 5 to 19 ईयर्स एज के होते हैं उनके अंदर जो ये बीमारी होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड देन जो मेल्स हैं उनके अंदर टाइफाइड फीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स के। तो ये थे कुछ कॉजेज टाइफाइड फीवर के होने के ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफाइड। सो पैथोजेनेसिस का क्या मतलब है कि ये जो बीमारी है वो किसी भी इंसान के अंदर होती किस तरीके से है, तो उसका कंप्लीट जो चार्ट है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। एंड आपको नोट्स के अंदर जो है प्रॉपर चार्ट जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो पैथोजेनेसिस है, मतलब टाइफाइड फीवर जो है वो किसी की भी बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये रहता है कि जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया है वो ह्यूमंस जो है वो उसे इंजेस्ट कर लेते हैं। एंड वो किस तरीके से करेंगे, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसेस से कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमंस के द्वारा इंजेस्टेड हो जाएगा, तो वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। इसके बाद में जो बैक्टीरिया है, जो एसिडिटी है स्टमक की, उसको सर्वाइव करके उसे पार कर लेता है। देन उसके बाद में वो पेयर्स पैचेस के अंदर पहुंचता है। अब पेयर्स पैचेस क्या होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं उसे जो है पेयर्स पैचेस कहा जाता है। तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया
बैक्टीरिया जो है वो पेयर्स पैचेस के अंदर चला जाता है। देन उसके बाद में वो मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर करता है एंड मैक्रोफेज के अंदर भी वो सर्वाइव कर जाता है। अब मैक्रोफेज के अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया, उसके बाद में क्या होता है कि वो मैक्रोफेज के अंदर रहते रहते ही लिम्फेटिक्स के थ्रू अलग अलग जगह पर जो है वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया स्प्रेड हुआ, उसके बाद में उसे एक्सेस मिल गया रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का, लिवर का, स्प्लीन का, गॉल ब्लैडर का एंड बोन मैरो का। इन सब का एक्सेस जो है वो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया को मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो गया अच्छे से। तो एक वीक के अंदर अंदर क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग जाता है, मतलब फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। सेकेंड वीक के अंदर क्या होगा कि एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है, साथ ही साथ जो स्प्लीन है वो उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, स्प्लीन एनलार्जमेंट जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड वीक के अंदर क्या होता है, जो पेयर्स पैचेस है उनका नेक्रोसिस हो जाता है, मतलब पेयर्स पैचेस जो है वो कम्प्लीटली डेड हो जाते हैं। उसके बाद में लास्टली क्या होगा कि वहाँ पर परफोरेशन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है एंड अगर उसे बहुत टाइम तक ट्रीट नहीं करा जाता तो फाइनली जो है पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली पैथोजेनेसिस से टाइफाइड फीवर, क्योंकि टाइफाइड फीवर जो है वो किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से होगा। तो अगर अब हम ब्रीफ के अंदर इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो सबसे पहले जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया है वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस के थ्रू क्या होगा कि अगर उससे कांटेक्ट में आएगा हेल्दी ह्यूमन बीइंग तो उसके द्वारा इंजेस्ट कर लिया जाएगा। देन बैक्टीरिया जो है वो स्टमक की एसिडिटी को सर्वाइव करके पेयर्स पैचेस के अंदर जाता है। पेयर्स पैचेस से क्या होता है कि वहाँ पर वो अंदर उसके एंटर कर जाता है, उसके बाद में मैक्रोफेजेस के अंदर भी वो सर्वाइव कर जाता है। देन अलग अलग जगह पर वो स्प्रेड कर जाता है लिम्फेटिक्स के थ्रू। देन इससे क्या होता है वो स्प्रेड होता है तो उसे एक्सेस मिल जाती है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम की, लिवर की, स्प्लीन की, गॉल ब्लैडर की एंड बोन मैरो की। ठीक है, अब ये सब होने के बाद में एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेकेंड वीक कंप्लीट होने तक क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है। थर्ड वीक होने तक नेक्रोसिस हो जाता है पेयर्स पैचेस का एंड फाइनली इसकी वजह से क्या होता है पेयर्स पैचेस के नेक्रोसिस की वजह से परफोरेशन होता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है एंड अगर बहुत टाइम तक इसे ट्रीट नहीं करा जाता तो फाइनली क्या है पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टाइफाइड फीवर का पैथोजेनेसिस होता है। तो मेन इसका ये है कि अगर इसे टाइम से ट्रीट कर दिया जाए, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के अंदर अंदर ट्रीट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थर्ड वीक तक पहुंच गया, नेक्रोसिस हो गया एंड यहाँ पर भी सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करा तो एंड में डेथ भी हो सकती है। अभी तक हमने मेनली ये देख लिया कि टाइफाइड की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी ईटियोलॉजी क्या होती है, मतलब उसके होने के कॉजेज क्या क्या होते हैं एंड देन उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। नाउ लास्ट हम लोग ये 4 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे कि टाइफाइड जो है इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, इसका डायग्नोसिस किस तरीके से होता है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टाइफाइड किसी को हो रखा है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट आता है लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब उसे भूख जो लगनी है वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है हेडेक, मतलब सिर दर्द जो है वो भी इसका एक साइन या सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट आता है मसल एक, मसल्स जो है वो भी पेन करने लग जाती हैं। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट, तो एब्डोमिन में पेन हो सकता है एंड कुछ डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है। नेक्स्ट आता है चेस्ट कंजेशन, मतलब चेस्ट में जो है बहुत ही कंजेशन फील होता है। नेक्स्ट इज फीवर हो सकता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज लिथार्जी, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट जो है वो फील होती है। एंड देन नेक्स्ट इज डायरिया, डायरिया जो है वो भी एक साइन एंड सिम्टम है टाइफाइड का। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जो है ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड फीवर के। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर जो टाइफाइड फीवर है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रह गया तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस जो है उसके वो क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, मतलब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसके अंदर ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है, इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस मतलब लिवर जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ये डिजीज हमने टाइफाइड से पहले ही डिस्कस करी थी। देन सीजर्स भी हो सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर एंड के अंदर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये थे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड फीवर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टाइफाइड है इसका डायग्नोसिस किस तरीके से होता है, मतलब ये कैसे पता लगाया जाता है कि किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर है या नहीं है। तो सबसे पहला एंड जो मेन तरीका होता है इसे डायग्नोस करने का वो ये होता है कि हम या तो ब्लड
या तो स्टूल या फिर यूरिन या फिर बोन मैरो, इसका जो है इसका कल्चरिंग करते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम एक मीडियम के अंदर इसका सैंपल लेंगे ब्लड का, स्टूल का, यूरिन का या फिर बोन मैरो का। देन उसके अंदर उस कल्चर को हम इस तरीके से बनाएंगे जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो बढ़ सके। तो अगर उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हमें ऑब्जर्व होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही होती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर जो है साल्मोनेला टाइपीमीडियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि उस पेशेंट को जो है टाइफाइड डिजीज है। तो इस तरीके से सबसे पहला मेन तरीका ये होता है कि कल्चर करा जाता है ब्लड, स्टूल, यूरिन या फिर बोन मैरो का। ठीक है। दूसरे जो टेस्ट हो सकते हैं इसे डायग्नोस करने के लिए, वो हो सकता है सीबीसी टेस्ट या फिर वाइटल टेस्ट। ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि जो टाइफाइड फीवर है इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से होगा। तो सबसे मेन ट्रीटमेंट इसका ये रहता है कि एंटीबायोटिक्स दी जाती है, क्योंकि ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए क्या एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो इसमें सबसे मेन जो इसका ट्रीटमेंट है वो ये है कि एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है। अब एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी दी जा सकती है, पहले आती है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड दूसरी आती है सेफ्ट्राइक्सोन। ठीक है। ये दोनों एंटीबायोटिक्स जो है मेनली इस डिजीज को ठीक करने के लिए दी जाती है। अब जो ये एंटीबायोटिक्स है इनको भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है इन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है एंड देन एंटीबायोटिक जो है वो उस डिजीज को ठीक नहीं करती है। ठीक है। तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स को हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं दे सकते, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही एंटीबायोटिक्स को दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ड्रिंकिंग मोर फ्लूइड्स। तो इससे किस तरीके से टाइफाइड ठीक होगा, अगर किसी भी पेशेंट को टाइफाइड डिजीज हो रखी है तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि क्या है उसके अंदर बहुत टाइम से फीवर हो रखा है एंड डायरिया हो रखा है। तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो ज़्यादा फ्लूइड्स को ड्रिंक करने से भी वो चीज़ जो है वो ठीक हो सकती है। नेक्स्ट इज सर्जरी। अगर इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन के अंदर फैल चुका है तो उसके लिए लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, सर्जरी करके उस पेशेंट को ठीक करा जा सकता है। तो इस तरीके से सर्जरी जो है ये भी एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन रहता है। सो यहाँ पर हमने टाइफाइड डिजीज के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं एंड इसी तरीके से हम बाकी की डिजीज जो है वो भी जल्दी जल्दी कवर करेंगे। इनके नोट्स जो है प्रॉपर नोट्स वो भी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे, तो वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।